तो हमने 15 दिन का समय हम डेटर को देते हैं और हमने 20 मार्च को गुड्स सेल किया। 31 मार्च को हमने फ़ोन किया कस्टमर को कि भैया बताइए गुड्स भेजा था आपके पास। तो कस्टमर बोला कि अभी तो भाई 15 दिन का समय आपने दिया, 10 ही दिन हुए हैं, अभी 5 दिन तो बचे हैं, अभी रुक जाओ, हो सकता है कि मेरे पास गुड्स बिक जाए। ठीक, तो अब मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया कि 31 मार्च आ गई, मुझे तो ईयर क्लोज करना है, तो क्या करूं मैं? तो फिर ध्यान रखें, हम ऐसे गुड्स को अपनी सेल नहीं मानेंगे। तो हम एक तो सेल की जो एंट्री बनाई थी उसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। सेल या सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये एंट्री हमने बना दी। अब यहाँ समस्या क्या हुई, जब गुड्स रिजेक्ट किया था कस्टमर ने तो गुड्स हमारे पास वापस भेज दिया था, गुड्स हमारे स्टॉक में आ गया। ठीक, यहाँ पर गुड्स अभी भी किसके पास है, कस्टमर के पास, तो मेरे स्टॉक में तो आया नहीं। अगर कोई गुड्स सेल हुआ ही नहीं तो वो कहाँ होना चाहिए, मेरे स्टॉक में, लेकिन क्योंकि ये गुड्स अभी भी अप्रूवल की वजह से कस्टमर के पास है इसलिए मेरे स्टॉक में नहीं है। तो मुझे एक एंट्री और बनानी पड़ेगी, यानी इस केस में फर्स्ट एंट्री तो ये बनेगी और सेकेंड एंट्री एक और बनेगी, दैट इज स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ध्यान ये रखना है कि जो ये पहली वाली एंट्री बनेगी किस पे बनेगी, सेल प्राइस पे, क्योंकि आपने गुड्स सेल प्राइस से ही सेल किया होगा उसे। लेकिन जो स्टॉक की वैल्यूएशन होती है वो किस पे होती है, कॉस्ट पे। तो ये वाली जो एंट्री बनेगी ये बनेगी कॉस्ट प्राइस पे, यानी आपको इस गुड्स का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। हाँ, ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री बनती है, एट द एंड जब हम क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, ये क्लोजिंग एंट्री तो है, ईयर के एंड भी तो बना रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग ये तो बनाते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करते हैं इसलिए वो कहाँ जाता है, एसेट साइड में जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करते हैं इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक और एसेट स्टॉक में अंतर क्या है, ये भी हमारा ही क्लोजिंग स्टॉक है, बस फर्क इतना है कि ये हमारे पास ना होकर के कस्टमर के पास है। ठीक, तो हमने सिग्निफाइड करने के लिए कि ये गुड्स हमारे पास है, ये गुड्स कस्टमर के पास है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक के लिए एंट्री बनाते हैं स्टॉक इन हैंड, और इसके लिए एंट्री बनाते हैं स्टॉक विद कस्टमर, जिससे पता हो कि ये स्टॉक हमारे गोडाउन में नहीं था, ये किसके पास था, कस्टमर के पास था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये ट्रांजैक्शन हमने तब की जबकि ट्रांजैक्शन कैजुअली थी, यानी बहुत कम ट्रांजैक्शंस ऐसी थी जो कि इस शर्त पर बेची जा रही थी कि गुड्स बिक जाए तो ठीक और ना बिके तो हमें वापस कर दो। लेकिन जब गुड्स इससे ज़्यादा हो जाएगा, जब ट्रांजैक्शंस कुछ बढ़ जाएंगी, यानी मैं थर्ड वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ, दूसरे वाले पॉइंट पे फ्रीक्वेंटली पे नहीं जा रहा हूँ, मैं भी थर्ड वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है, यानी जब ट्रांजैक्शंस कैजुअली से न्यूमरस हो गई, यानी कुछ ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गई, तो क्या मेरे लिए सेल करते ही एंट्री बना देना, सेल की एंट्री बना देना ठीक है, हो सकता है मैं कर दूं, लेकिन क्या होगा इस दैट केस कि मुझे बहुत सारी एंट्री बाद में रिवर्स करनी पड़ेंगी। तो मुझे कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे कि मुझे ये याद रहे कि मैंने कौन कौन सा गुड्स इस कंडीशन पे सेल किया है, और जब मुझे कस्टमर ये बता देगा कि हाँ मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, उस दिन मैं सेल की एंट्री बना लूँगा। एक तरीके से ऐसा समझिए कि मैंने एक अलग रजिस्टर बना लिया, ठीक, उस रजिस्टर का मेरी अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, और जैसे ही मैं गुड्स बेचता हूँ मैं उस रजिस्टर में लिख लेता हूँ कि मैंने मिस्टर राजेश को बेचा 10,000 का गुड्स, मिस्टर रमेश को सेल किया, सुरेश को सेल किया, और उस रजिस्टर में सब नोट करता जा रहा हूँ। जैसे ही राजेश ने बताया कि भैया मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, मैंने तुरंत अपनी बुक्स में सेल की एंट्री पास कर ली, ठीक, और उस वाले रजिस्टर से वो एंट्री काट दी। सुरेश ने कहा कि मैं गुड्स नहीं ले रहा, मैंने कहा ठीक है वापस भेज दो, सुरेश ने वो गुड्स वापस भेज दिया। तो मैंने अपनी बुक्स में कोई एंट्री बनाई थी नहीं, तो वापस आ गया तो मैं कोई एंट्री बनाऊंगा भी नहीं, अपने रजिस्टर में वो एंट्री काट दूंगा। ठीक है, मान लीजिए 3 लोग ऐसे रह गए जिन्होंने ईयर के एंड तक गुड्स अपने पास ही रखा रहा, ठीक, तो क्या मैंने अपनी बुक्स में सेल की एंट्री बनाई थी, नहीं, तो मुझे सेल की एंट्री रिवर्स करने की जरूरत तो नहीं है, यानी मैंने ये वाली एंट्री तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। केवल अब कंडीशन ये है कि उन 3 लोगों के पास मेरा गुड्स रखा है जो मेरे स्टॉक में होना चाहिए था, लेकिन वो मेरे स्टॉक में
वो किसके पास है? कस्टमर के पास। तो मैं केवल एक एंट्री बनाऊंगा, कौन सी वाली? ये वाली। समझ में आ गई बात? यानी मैंने सेपरेटली एक रजिस्टर बना लिया जहां पर मैं उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता जा रहा हूं जो ट्रांजैक्शन में इस शर्त पर बेच रहा हूं। वो जो सेपरेट रजिस्टर है वो मैंने क्यों बनाया? हेक्टिक ना हो, मतलब ज्यादा एंट्री थी तो मैं अलग रजिस्टर पे क्यों लिख रहा हूं? और कुछ बताएं जिससे कि मुझे याद रहे, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैजुअली से बढ़ करके न्यूमरस हो गई, तो मुझे ये ध्यान रहे कि मैंने किस गिफ्ट को इस तरीके से गुड्स सेल किया है। और जो भी चीज़ हम ध्यान रखने के लिए बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम बुक्स। क्या आपने कभी अभी तक अपनी लाइफ में कोई मेमोरेंडम अकाउंट बनाया है? दो जगह आपने मेमोरेंडम अकाउंट बनाए हैं, ठीक है। एक तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट इन्होंने बताया, रिजोल्यूशन में बनाई थी आपने, और एक बनाया था आपने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये दो चीज़ें मेमोरेंडम आपने बनाई थी। किसी भी अकाउंट के आगे अगर मेमोरेंडम वर्ड लग जाएगा इट मीन्स ये अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये केवल मेमोरी के लिए बनाया जा रहा है। मेमोरेंडम वर्ड कहाँ से आया? मेमोरी से, ठीक। तो आपने क्या किया, वो जो रजिस्टर था दैट इज मेमोरेंडम बुक, ठीक, जो केवल आपने ये ध्यान रखने के लिए बनाया था कि किस को आपने वो गुड्स सेल किया, और जिस दिन उसने ये कह दिया कि वो गुड्स खरीद रहा है उस दिन आपने उस रजिस्टर से वो एंट्री काटी और अपनी मेन बुक्स में सेल की एंट्री बना ली। समझ में आ गया? अब वो जो रजिस्टर था जो सेपरेटली आपने बनाया था उस रजिस्टर का नाम था सेल्स और रिटर्न लेजर। ये वो रजिस्टर है जो आपने बनाया था, ठीक है। और जिस समय आपने गुड्स सेल किया, आप तो, अब मैं यहाँ जो भी बता रहा हूँ ध्यान रखें, ये नॉर्मल हमारी जो अकाउंटिंग है उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये अलग रजिस्टर की एंट्री है बस। जब भी वो गुड्स कस्टमर बताएगा कि हाँ मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, हम इस वाले रजिस्टर से वो एंट्री काट देंगे, अपनी मेन बुक में सेल की एंट्री बना लेंगे, ठीक। तो जिस समय मैं सेल करूँगा एट द टाइम ऑफ सेल, जब मैं सेल करूँगा तो मैं क्या एंट्री बनाऊँगा? डेटर डेबिट टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट, ठीक है। ध्यान रखें ये मेमोरेंडम बुक्स है, इसकी डबल एंट्री सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इस कंफ्यूजन में बिल्कुल ना आए कि इसका नॉर्मल अकाउंटिंग में क्या होगा। इसका नॉर्मल अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये केवल हम मेमोरी के लिए बना रहे हैं। व्हेन approved and accepted by customer, कस्टमर ने कहा कि भैया ठीक है मैं गुड्स अप्रूव कर ले रहा हूँ, यानी जिस दिन कस्टमर ने कह दिया कि मैं गुड्स ले रहा हूँ उस दिन वो क्या हो गया? सेल हो गई। तो उस दिन मैं एंट्री बनाऊंगा सेल और रिटर्न लेजर को डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मैंने सेल्स में तो डेबिट किया ही नहीं था, सेल्स में तो एंट्री करी ही नहीं थी मैंने। सेल्स और रिटर्न डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यानी मैंने मेमोरेंडम बुक्स में ये दिखा दिया कि जो गुड्स मैंने सेल और रिटर्न में टोटल सेल किया था उसमें से इतना गुड्स अब कहाँ ट्रांसफर हो गया है? सेल्स में, ठीक। इफ रिजेक्टेड एंड रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिजेक्ट कर दिया और रिटर्न कर दिया, तो जो एंट्री मैंने बनाई थी सेल के टाइम पे उस एंट्री को क्या कर दूंगा? मैं रिवर्स कर दूंगा। एंट्री क्या बनाऊंगा? सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी एक तरीके से मैं उस रजिस्टर से इस एंट्री को क्या करूंगा? उसके नाम को काट दूंगा, ठीक है। और जो गुड्स बैलेंस बचा है उस बैलेंस के लिए यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, यानी उस रजिस्टर का बैलेंस ये बताएगा कि ये वो गुड्स है जो हमने कस्टमर को बेचा था
और कस्टमर ने अभी तक इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है। क्लियर? अब जरा इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 6.31 पेज नंबर 6.31। ठीक, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाए पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 कह रहा है CE सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। हाँ, अभी बता रहा हूँ। पहली वाली जो एंट्री मैंने लिखाई थी वो कैजुअली में थी, और जो मैंने अब लिखाई है ये न्यूमरसली वाले कॉलम में है। ठीक है, हमने सबसे सेल्स रिटर्न लेजर। ठीक, अब देखिए CE ने गुड्स सेंड किया अपने कस्टमर्स को। ये कह रहे हैं ऑन 15 सितंबर सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33%। हमने कॉस्ट में 33% यानी 1/3 ऐड करके 1 लाख रुपए का गुड्स सेल कर दिया। तो जब 1 लाख रुपए गुड्स सेल किया तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल वाली एंट्री बन जाएगी कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से। आगे क्या हुआ? ऑन 20 अक्टूबर गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, 40,000 रुपए का गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। तो गुड्स रिटर्न जो किया उसके लिए कौन सी एंट्री बनेगी? रिटर्न वाली। 40,000 गुड्स कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, उसके लिए मैंने रिटर्न वाली एंट्री बना दी। ठीक, नवंबर 25 रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर। 40,000 रुपये के गुड्स के लिए कस्टमर के लेटर ऑफ अप्रूवल हमारे पास आ गए। तो क्या इन लेटर ऑफ अप्रूवल आने के बाद सेल की कोई एंट्री बनानी है, या सेल की एंट्री मैं बना चुका हूँ? बना चुका हूँ, यानी इस 40,000 के लिए मुझे फर्दर कोई एंट्री नहीं बनानी। गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, 31 दिसंबर को 20,000 रुपये का गुड्स अभी भी ऐसा है जो कस्टमर के पास है, जिसकी अप्रूवल मेरे पास नहीं आई है। क्या इस गुड्स को मैं अपनी सेल मान सकता हूँ? नहीं। तो मुझे जो सेल वाली एंट्री थी वो क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी। और 31 दिसंबर को ये गुड्स मेरे पास हैं या कस्टमर के पास? कस्टमर के पास। तो मुझे एक एंट्री और बनानी पड़ेगी, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग। लेकिन ये एंट्री कौन से प्राइस से बनेगी? कॉस्ट प्राइस से। सेल प्राइस कितना है? सेल प्राइस 20,000 है, और हमने प्रॉफिट कितना कमाया था? कॉस्ट का 1/3। क्वेश्चन में लिखा था 33.33% ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट का 1/3, और जो प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 होगा वो सेल्स का 1/4 होगा, ये हमने बताया था। माइनस प्रॉफिट 1/4 कितना हो गया? 5,000। यानी इस गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 15,000। तो ये वाली एंट्री स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग कितने से बनेगी? 15,000 से। समझ में आ गई बात? बताए कोई डाउट इस वाले मेथड में? ये कौन सा मेथड था? पहला वाला। कैसे पता चला हमें? क्वेश्चन में देखो लास्ट में लिखा था CE रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स। CE क्या करता है? जो ट्रांजैक्शन सेल्स पर, सेल और रिटर्न बेसिस पर होती हैं उसे क्या मान लेता है? उसे ऑर्डिनरी सेल मान लेता है। यानी जैसे ही गुड्स इस कंडीशन पे सेल करता है वो सेल की एंट्री बना लेता है। ठीक। दिसंबर 31 में क्या हुआ? देखो 31 से पहले हमने टोटल क्या किया था? 1 लाख रुपए गुड्स सेल किया था, जिसमें से 40 का गुड्स अप्रूव हो गया था और 40 का हमारे पास वापस आ गया। 20,000 का गुड्स अभी भी ऐसा है जो कस्टमर के पास है, जिसके बारे में कस्टमर ने अभी कोई भी इंटीमेशन हमें नहीं दी। तो जब इंटीमेशन नहीं दी तो हम उसे सेल तो मान नहीं सकते, और जबकि हम पूरे 1 लाख रुपए की सेल की एंट्री बना चुके हैं। तो वो 20,000 रुपये का गुड जो अभी भी कस्टमर के पास है, एक तो मैंने क्या किया? सेल की एंट्री को रिवर्स किया। ठीक। और दूसरा, क्योंकि ये गुड्स कस्टमर के पास है लेकिन है किसका गुड्स? मेरा, तो मेरे स्टॉक में होना चाहिए। तो मैंने एक एंट्री और पास की, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग, और ये एंट्री कौन से प्राइस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल के वो एंट्री कॉस्ट पे की। ठीक। अब आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर
चलो इस वाले जो थर्ड वाला मेथड हम कर रहे हैं उसका कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, मान लीजिए हम इस वाले इलस्ट्रेशन को ही कर लेते हैं वैसे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये जो मैंने बताया सेल और रिटर्न लेजर का मतलब है ये कब है, व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस न्यूमरसली, ठीक है। तो यहां क्या होगा, अगर हम सेल्स और रिटर्न लेजर अकाउंट बना लें, सेल्स और रिटर्न अकाउंट, ये हमने लेजर अकाउंट बना लिया है, ठीक। तो जब हमने गुड सेल किया तो हमने एंट्री क्या बनाई, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स और रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी बाय डेटर, और ये एंट्री किस चीज की है, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस, जो भी गुड्स हमने रिटर्न बेसिस पे सेल किया। जब कस्टमर ने कह दिया कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो हमने क्या एंट्री बनाई थी, सेल्स और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी इसे हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, सेल्स में। तो सेल और रिटर्न अकाउंट के कहां पर एंट्री आएगी, डेबिट साइड में टू सेल्स, यानी ये बताएगा कि गुड्स अप्रूव्ड, ये वो गुड्स है जो कस्टमर ने अप्रूव कर दिया। जो गुड्स कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया उसके लिए हमने क्या किया, जो एंट्री गुड्स सेल करते समय बनाई थी उस एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया और एंट्री बनाई सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी यहाँ एंट्री आ जाएगी टू डेटर और यहाँ आएगा गुड्स रिजेक्टेड। यानी मैं अगर इस अकाउंट को देखूं तो मुझे इस अकाउंट की क्रेडिट एंट्री से ये पता चलेगा कि कितना गुड्स मैंने सेल किया ऑन रिटर्न बेसिस। डेबिट साइड में जो भी एंट्री सेल्स के नाम से आएगी इसका मतलब ये वो गुड्स है जो कस्टमर ने अप्रूव कर दिया है। डेटर के नाम से जो एंट्री आएगी उससे पता चलेगा कि ये वो गुड्स है जो अभी भी जो कस्टमर ने हमें रिजेक्ट कर दिया और हमें वापस कर दिया। और इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो बैलेंस हमें ये बताएगा कि ये वो गुड्स है जो अभी भी कस्टमर के पास है जिसकी कोई अप्रूवल हमारे पास नहीं आई, ठीक है। और ध्यान रखें ये जो अकाउंट है कौन सा अकाउंट है, मेमोरेंडम अकाउंट। मेमोरेंडम अकाउंट का मतलब क्या है कि इस अकाउंट का हमारी नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। देखो मैंने बताया 31 मार्च में, देखो 31 मार्च अभी मैंने इसको आपको समझाया था कि अगर इसका कोई सिस्टम कोई कनेक्शन नहीं है हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग से। अब अगर कस्टमर ने कह दिया कि मैं गुड्स रख रहा हूँ कि ये तो मेमोरेंडम बुक्स हैं, अब मैं नॉर्मल बुक में क्या करूँगा, जो जैसे ही कस्टमर ने कहा कि मैं गुड्स रख रहा हूँ मैं इस मेमोरेंडम बुक से उसका नाम काटूंगा। कैसे नाम काटा मैंने, ये सेल वाली एंट्री पास करके, और अपनी नॉर्मल वाली बुक्स में एंट्री बना दी ए डेबिट टू सेल। अभी मैंने ए का नाम कहाँ लिखा था, केवल अपने मेमोरेंडम वाले रजिस्टर में लिखा था, ठीक है। अब मैंने मेमोरेंडम वाले रजिस्टर से उसका नाम हटा के कहाँ लिख दिया, अपने नॉर्मल रजिस्टर में, ठीक है। जिस दिन कस्टमर ने कहा कि मैं वापस कर रहा हूँ उस दिन मैंने गुड्स उसके लेकर के अपने स्टॉक में रखा और मेमोरेंडम वाले रजिस्टर से उसका नाम काट दिया। अगर 31 मार्च या 31 दिसंबर को उसने कुछ भी नहीं बताया मुझे तो मैंने क्या किया, तो मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई, केवल एक एंट्री बनाई, कौन सी वाली, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग वाली, ठीक है। क्योंकि मुझे वाली अगर मैं डेटर की एंट्री बना भी लेता, मान लीजिए मैं एंट्री बना लेता ए डेबिट टू सेल्स, तो मुझे 31 मार्च में वो एंट्री तो रिवर्स करनी पड़ती, इसलिए मैंने वो एंट्री बनाई ही नहीं थी। तो मुझे केवल एक ही एंट्री पास करनी थी, कौन सी वाली, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट वाली। क्लियर, किस अकाउंट में नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या है, क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जितने रुपए क्रेडिट साइड में बैलेंस कब आएगा, जब सेल की एंट्री और जो डेटर की एंट्री वो ज़्यादा हो जाए। क्या ऐसा हो सकता है, जो टोटल गुड्स सेल किया होगा उसी में से तो कुछ गुड्स वापस आएगा, कुछ गुड्स अप्रूव होगा,
तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कभी इसमें डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ जाए, ठीक। हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आएगा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कोई गलती आपने की है, ठीक है। समझ में आ गई बात? किस वाले केस में? हाँ, अवेटिंग अप्रूवल वाले में केवल एक एंट्री बनेगी इसमें, नॉर्मल बुक्स में हमारी, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, जब ट्रांजैक्शन और ज़्यादा हो जाए। यानी अब हमने दो बातें पढ़ी, पहले कैजुअली वाले में ट्रांजैक्शन कम थी तो हमने उसे सेल मान लिया, न्यूमरसली वाले में ट्रांजैक्शन कुछ और ज़्यादा हो गई तो हमने उसके लिए एक मेमोरेंडम लेजर बना लिया कि हम कहीं भूल ना जाएं, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस और ज़्यादा हो गई, इन्हें हम फ्रीक्वेंटली इस कंडीशन पे माल बेचने लगे कि गुड्स बिक जाए तो ठीक है, ना बिके तो लोग हमें वापस कर दें। तो मुझे उस मेमोरेंडम रजिस्टर को भी सिस्टमेटिक तरीके से बनाना पड़ेगा, यानी मुझे कॉलमनर अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि पेज नंबर 6.35 पर है। पेज नंबर 6.35 पे आ जाइए। हमने एक टेबल बना ली इसमें, ये टेबल ये बताती है जिसमें कि पहला कॉलम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, मिल गई टेबल। दूसरा कॉलम है गुड्स रिटर्न, तीसरा कॉलम है गुड्स अप्रूव्ड और चौथा कॉलम है बैलेंस। यानी जैसे ही मैंने गुड्स सेल किया मैंने कॉलम 1 में एंट्री की, उस गुड्स में से जितना गुड्स मेरे पास वापस आ गया वो कॉलम 2 में एंट्री कर दी, और जितना गुड्स अप्रूव हो गया उसकी एंट्री कॉलम 3 में कर दी, और बैलेंस का बच गया कॉलम 4 में। यानी जब ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो मैंने इस तरह की टेबल बना ली, और इस टेबल का जब मैं टोटल करूंगा, जैसे पहले वाले गुड्स जब कॉलम का मैं टोटल करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि टोटल गुड्स मैंने कितना सेल किया है। दूसरे वाले कॉलम के टोटल से क्या पता चलेगा कि इसमें से कितना गुड्स मेरे पास वापस आ गया। तीसरे कॉलम के टोटल से क्या पता चलेगा कि कितना गुड्स मेरा अप्रूव हो गया, और चौथे कॉलम से क्या पता चलेगा कितना बैलेंस बचा है, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शंस जिस हिसाब से थी मैंने उस हिसाब से अपना मेथड डिज़ाइन कर लिया। ध्यान रखें, एंट्री इन ऑल द केसेस सेम ही होंगी, यानी कोई भी ऐसा गुड्स जो आपने इस शर्त पर बेचा हो उसको आप अपनी सेल नहीं मानेंगे। अगर आपने सेल की एंट्री बना ली तो वो आपको एट द एंड रिवर्स करनी ही करनी पड़ेगी। और जो भी गुड्स कस्टमर के पास है इस कंडीशन पर कि वो हमें वापस कर सकता है, उसके लिए भी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर एक एंट्री बनानी पड़ेगी। कौन सी वाली? स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग, ठीक है। तो एंट्री सारे केसेस में सेम है, केवल रिकॉर्डिंग का जो मेथड है वो चेंज हो गया है जी। हाँ हाँ, फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं है। यानी होलसेल, आपका कहना है कि होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया, ठीक, रिटेलर ने होलसेलर को कंसेंट देने की, ठीक है भाई मैं कुछ खरीद रहा हूँ, क्योंकि उसने किसी आगे कस्टमर को बेच दिया था, ठीक। अब क्या हुआ, उस रिटेलर का जो कस्टमर था उसने वो कुछ रिटेलर को वापस कर दिया, तो रिटेलर तो अपने सेल रिटर्न की एंट्री बनाएगा। अब वो कहेगा नहीं साहब मैंने अप्रूवल तो आपको दे दी थी, वो कस्टमर ले गया था, कस्टमर वापस दे गया। तो अगर ऐसा होगा तो इन दैट केस फिर तो ये बात सप्लायर पे डिपेंड करेगी होलसेलर पे कि वो वापस ले या ना ले। अगर वो वापस लेगा तो नॉर्मल सेल्स रिटर्न की एंट्री बनाएगा जैसे हम अब तक करते आए, ठीक है। तो वो तो कंडीशनल है, क्योंकि सेल रिटर्न वाली ट्रांजैक्शन तो उस दिन खत्म हो गई जिस दिन उसने अप्रूवल दे दिया, ठीक है। तो आप इसके जितने भी इलस्ट्रेशन और जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो मैंने आज किया है, ठीक है। जो भी इसकी प्रॉब्लम्स है वो हम कर लेंगे।